हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बैंक चैप्टर के बारे में। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे बैंक होता क्या है, बैंक्स की टाइप्स क्या होती हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी क्लास 1 है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक होता क्या है। अगर हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखें तो हम लोग क्या कहते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें क्या करता है, जहाँ पे हम लोग अपने डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, पैसा जमा करवा सकते हैं और बैंक से हमें क्या है, लोन भी मिलता है। तो एक ऑर्डिनरी सी लैंग्वेज में हम लोग क्या है, बैंक को डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हमें एज अ सर्व मनी के तौर से सर्व करता है, जहाँ पे हम लोग ये सारे की मॉनेटरी सिस्टम को लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक के पीछे हिस्ट्री क्या है, कि जो नेम एक आया है बैंक, वो कहाँ से आया था। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो बैंकिंग के अलावा आजकल कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आजकल लोग कैश भी बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्या है, यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं अपने सारे के सारे पैसे। कोई भी आप ऐप से अपना नंबर से क्या है, इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपका पैसा क्या है, बैंक में आ जाता है डायरेक्टली। तो आज जो कोई एज है वो आपकी क्या है, मॉडर्न एज है, बैंकिंग की एज है। तो हम बैंक्स को बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं हमारी इकॉनमी का। ये हमारी इकॉनमी के लिए क्या है, एक ग्रोथ की फाउंडेशन है बैंक्स। तो जो बैंक वर्ड है बहुत टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कहाँ से आया ये वर्ड, इसकी बिगनिंग शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इस बारे में हमें कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है। तो अगर हम लोग व्यू पॉइंट्स देखें कि क्या क्या व्यू पॉइंट्स थे कि बैंक नेम कहाँ से आया है। So, according to one viewpoint, in good old days, Italian moneylenders were known as the Banacci और Banachri। तो क्या होता था कि बहुत पुराने दिनों की बात की जाए तो जो मनी लैंडर्स होते थे ना, जिनसे हम लोग पैसा उधार लेते थे, हम उनके बदले में कुछ ब्याज भी देते थे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देते थे। तो उस टाइम पे उन्हें इटालियन में क्या बोला जाता था, बैनची या बैनचरी। तो इन पीपल, ये लोग क्या करते थे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टेबल रखते थे ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने बिजनेस का। जैसे हम लिख सकते हैं कि सब कुछ अपने अकाउंटिंग्स बना के रखते थे और उसको नाम क्या दिया जाता था, बैंचे। तो जो ओरिजिन है इस वर्ड का वो किससे बिलोंग करता है, फ्रॉम द वर्ड बैंचे, या फिर एक ग्रीक वर्ड था बैंक्यू। तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसको स्पेसिफाई करवाते हैं, बैंकिंग को। तो एक तो व्यू पॉइंट ये हो गया जो कि इटालियन मनी लैंडर्स को हम लोग कहते थे। अब दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि बैंक जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द जर्मन वर्ड बैंक। ठीक है, तो वहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया आपका, बैंक हम लोग BAN के लिखते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे क्या आ गया, BANC के। इसका मतलब होता था जॉइंट फंड। तो सबसे पहला जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम याद रखना आप लोगों ने, कैसा डे सैन जॉर्जियो। ये फर्स्ट बैंक था जो इस्टेब्लिश हुआ था 1148 में। लेकिन ये एक पब्लिक बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था। और जो हमारा सबसे पहला पब्लिक बैंक जो ही इस्टेब्लिश हुआ था, दैट वाज द बैंक ऑफ वेनाइस। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1157। तो हम लोग अगर बात करें तो कैसा डी सैन जियोर्जियो जो पहला बैंक था वो 1148 में आया था, और जो आपका पब्लिक फर्स्ट बैंक था, बैंक ऑफ वेनिस, वो आपका आया था 1157 में। तो अब बैंक होता क्या है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी से डील करता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोगों को जब ज़रूरत हो उनको लोन दिए जाते हैं। तो बिसाइड्स डीलिंग इन मनी, आजकल बैंक्स के ना बच्चे फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ये होता था कि बैंक सिर्फ क्या है, मनी में ही डील करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैंक की भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है,
एज अ एजेंसी जॉब भी करता है, हमें जनरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये सारा कुछ हम लोग बैंक्स के फंक्शंस जो आगे पढ़ेंगे वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। तो बैंक होता क्या है, अब लास्ट जो लाइन में दी गई है उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सच एन इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और हमें क्या देता है, लोन्स की सुविधा देता है और क्रेडिट क्रिएशन करता है, एजेंसी वर्क भी करता है। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया वो है टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो जो पहला हम लोग बात करते हैं ना, तो ये समझो कि ये ऐसे बैंक हैं जो पूरे के पूरे क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। जो एक एक्ट पास हुआ था तब से ये बैंक अपना वर्क करते जा रहे हैं। मिनिमम ये कितना फंड रेज करवा सकते हैं हम लोगों में ये जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एक स्केड्यूल्ड बैंक होता क्या है बच्चे, एक ऐसा बैंक जो कि रिजर्व बैंक के सेकंड स्केड्यूल में आता है। तो रिजर्व बैंक का सेकंड स्केड्यूल था क्या, वो था कि बैंक जो है वो रेज कर सकता है एट लीस्ट कम से कम 5 लाख रुपए और कैपिटल। तो ये दिया गया था आपके सेकंड स्केड्यूल में कि कम से कम तो 5 लाख होने ही चाहिए, एक बैंक के पास इतना मनी वो रेज कर सकता है। तो इसके लिए अगर किस बैंक को हम लोग स्केड्यूल्ड बैंक कहेंगे तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है, इट मस्ट हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट ₹5 लाख। तो आ गया वही चीज कि एटलीस्ट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। तो अगर हम लोग वैसे बात करें कि पेड अप कैपिटल्स क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री आपको डिफाइन कर देती हूँ कि जब आरबीआई बना था वो कोई गवर्नमेंट ओन्ड बैंक नहीं था, वो क्या था, एक प्राइवेटली हेल्ड बैंक था जिसका कोई गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं था। उन्होंने अपना क्या है एक कैपिटल रेज किया था 5 करोड़ का, जो कि क्या है शेयर्स में बटा हुआ था 100 रुपए के, और वो सारे के सारे क्या थे, फुली पेड अप कर दिए गए थे। तो हम लोग मान सकते हैं कि इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे टर्म क्या यूज़ की है, दैट इज़ पेड अप कैपिटल, कि इतना तो हम जैसे हम कहते हैं फंड रेज करवाना या एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख तो होनी ही चाहिए, उस चीज़ को हम लोग स्केड्यूल्ड बैंक का नाम देते हैं। Second is, it must satisfy the RBI that its affairs are not conducted in a manner detrimental to the interest of its depositor। कि एक ऐसे बैंक बच्चे जो कि नुकसानदायक ना हो, उनके डिपॉजिटर से रिलेटेड बिल्कुल उनका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे क्या है अपने पैसे जमा करवा रहे होंगे। थर्ड है, इट मस्ट बी अ कॉरपोरेशन एंड नॉट अ पार्टनरशिप और अ सिंगल ओनर फर्म। ये एक क्या है, कॉरपोरेशन होनी चाहिए, ठीक है, ना ही हम लोग कह सकते एक सिंगल पर्सन के पास सारा अधिकार होता है इन बैंक का, ये चीज़ नहीं कह सकते, ये कॉरपोरेशन होनी चाहिए। तो रिजर्व बैंक करता क्या है, रिजर्व बैंक्स गिव दैम क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़। तो स्केड्यूल्ड बैंक को रिजर्व बैंक क्या देता है, क्रेडिट देता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। दीज बैंक्स कैन ऑल्सो गेट्स देयर हुंडीज रीडिस्काउंटेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक। अब यहाँ पे बच्चे एक वर्ड आया है हुंडीज रीडिस्काउंटेड, कि वो क्या करते हैं, ये जो स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं अपने हुंडीज को, हुंडीज एक तरह का बच्चे क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। मैं डिटेल में आपको वैसे इसको बता दूंगी क्योंकि ये एक टेक्निकल सी टर्म है। तो जो आपके नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को तब भी थोड़ा समझ में आ जाता है कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, दे हैव टू कीप अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक्स। क्योंकि ये सारे कमर्शियल बैंक्स का हम लोग मानते हैं ना, एक एपेक्स बैंक होता है, वो क्या होता है, रिजर्व बैंक होता है। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन उनको रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। तो आरबीआई मतलब जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे, सारी की सारी डिटेल्स वो सबमिट किसको करवाएंगे, आरबीआई को। तो ये होते हैं आपके स्केड्यूल्ड बैंक। ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो आपका बैंक क्या माना जाएगा, स्केड्यूल्ड बैंक। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या बिल डिस्काउंटिंग, हुंडी डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो ये जो हुंडीज डिस्काउंटिंग भी होता है ना, वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है आपका
जो हुंडीज डिस्काउंटेड है। पहले तो वैसे हम लोग समझ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज में फ़र्क क्या होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चे क्या होता है, ये एक्ट के अंडर आते हैं, दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आया था 1881 में। पूरी तरीके से इसकी एक्सेप्टेंस होती है, इसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये यूनिवर्सली क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल भी होते हैं। लेकिन फ़र्क हुंडी में क्या आ जाता है, ये टाइप ही है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये कोई एक्ट के रिलेटेड नहीं आया था। ये क्या है, पुराने समय से यूज़ करते जा रहे हैं। और जो हुंडीज़ है उसको हम लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, और इसकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका जो मेन काम है वो इंडिया के अंदर ही लिमिटेड है, तो इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चे बिल डिस्काउंटिंग देखो क्या होता है। तो बिल डिस्काउंटिंग का मतलब तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज करो एक पर्सन का नाम है राम और दूसरे पर्सन का नाम है श्याम, ठीक है। तो ये दोनों क्या सोचते हैं कि हम लोग एक बिज़नेस शुरू करते हैं। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या होता है कि जो आपका श्याम है वो क्या है, राम के पास जाता है कि मुझे क्या है, रॉ मटेरियल्स के लिए, जैसे रॉ मटेरियल कोई ख़रीदना है तो मुझे उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। ये चीज़ आ गई। तो क्या करता है, राम शाम को 2 लाख रुपए दे देता है रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने के लिए, और वो कहता है कि तो मुझे बाद में वापस कर देना। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वो उसको क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के देता है, मतलब एक पेपर एग्रीमेंट जिसको हम लोग कह देते हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा क्या होता है कि तू मेरे को ये पैसे क्या है 4 महीने के बाद जमा करवा देगा, ठीक है ना, कि तू मेरे पास से ये पैसे ले ले 2 लाख रुपया रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, एक बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो तू क्या करना, 4 महीने के बाद मेरे को ये पैसे वापस कर देना। और शाम उस क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर देता है और लौटा देता है राम को। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब होता क्या है बच्चे कि राम के घर में कोई ना कोई एमरजेंसी आ जाती है, जिस वजह से अब उसको पड़ गई पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो वो शाम के पास गया कि मेरे को बड़ी एमरजेंसी आ गई है, तो मेरे को 2 लाख रुपया वापस कर दे। लेकिन शाम क्या कहता, अब तो मैं रॉ मटेरियल सारा उसका पैसा दे चुका हूँ, अब मेरे पास तूने 4 महीने के लिए कहा था, तो उससे पहले मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकता। तो एक काम कर, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बैंक में जाके जमा करवा दे, ठीक है। और बैंक क्या करेगा, तेरे को पैसे दे देगा। तो राम कहता है कि बैंक क्यों मेरे को पैसे देगा, कि मतलब बैंक तेरे को मैंने 4 लाख सॉरी तो तेरे को मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, तो बैंक मेरे को देगा। तो अब देखो होता क्या है, तो इसके कहने पे, शाम के कहने पे राम कहाँ चला जाता है, बैंक में चला जाता है, और पैसे को क्या कहता है कि आप मेरे को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखो, ठीक है, और मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, जो भी इस पे लिखा है। लेकिन बैंक क्या करता है राजे, बैंक उसको देता है 1,98,000, ठीक है। बैंक इतने देता है, तो वो कहता है कि मेरे को तो पूरा 2 लाख चाहिए, तो आप मेरे को 2,000 रुपये कम क्यों दे रहे हो। तो बैंक क्या कहता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो कुछ तो लेंगे ना आपके साथ में। तो बैंक क्या करता है, 2,000 रुपये अपने पास रखता है और बाकी के सारे पैसे किसको दे देता है, राम को दे देता है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास जमा हो गया, बैंक के पास। अब क्या होगा बच्चे कि अब जो बैंक है वो 4 महीने के बाद शाम से वो पैसे क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। तो बैंक को क्या है, 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग मतलब कि बैंक आपके पास से 2,000 रुपये ले रहा है, आपको डिस्काउंटिंग करके दे रहा है कि आपको 2 लाख रुपए पूरे नहीं दिए, बैंक ने भी अपना फ़ायदा निकालना होता है, तो 2,000 रख लिए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अपने पास रख लिया कि 4 महीने के बाद क्या है, शाम मेरे पास आएगा और इन सारे पैसों को क्या कर देगा, हम बैंक को वापस कर देगा। तो ये होता है बच्चे बिल डिस्काउंटिंग। अब हुंडीज़ में भी सेम चीज़ है, वहाँ पे एक वर्ड आया था ना, हुंडीज़ को डिस्काउंट किया जाता है, आरबीआई करके देती है बैंक को, तो उसका मतलब भी यहाँ पे वो चीज़ क्या थी, सेम ही थी। तो आप, आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि क्या सिस्टम चलता है बैंक्स के पास में। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते क्या हैं, ये सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की। तो ये ऐसे बैंक होते हैं जिनकी कैपिटल क्या होती है, 5 लाख से कम होती है।
इसको रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में नहीं इंक्लूड किया जाता। रिजर्व बैंक का इन पे कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, लेकिन तब भी सारी की सारी जो बिज़नेस की डिटेल है हर मंथ उनको रिजर्व बैंक के अंडर क्या है सबमिट करवानी पड़ती है। बस ये होता है उसमें, बाकी रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है इन बैंक्स पे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। तो इसमें क्या होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, एक आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, स्टेट बैंक और उसके 5 एसोसिएटेड बैंक्स। अब देखो स्टेट बैंक तो पता है, 5 एसोसिएटेड बैंक्स क्या हो गए वो आपको मैं रीड आउट कर देती हूँ। वो है बच्चे एक आपका स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, एक आपका स्टेट बैंक है मैसूर का, एक त्रावणकोर का, हैदराबाद का और पटियाला का। तो एक स्टेट बैंक और साथ में क्या है उसके 5 एसोसिएटेड बैंक्स होते हैं। एक तो ये हो गए पब्लिक सेक्टर में, दूसरे आपके नेशनलाइज्ड बैंक और तीसरे आपके रीजनल रूरल बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर में आपके बैंक्स कौन से आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स और आपके फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं जो कि प्राइवेट में है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक बैंकिंग सिस्टम का क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये जो बैंक्स होते हैं ये बैंक्स किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं काम उनका सेम ही है बैंक्स में, जो हमने पढ़ा है कि बैंक होता क्या है, काम वही है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोगों को लोन देता है, किस पर्पस से, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। Besides, commercial bank these days perform various other functions as well, that is credit creation, transfer of the funds, agency job and general services, जो कि हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी थी बैंकिंग में। अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है कंट्री का सबसे बड़ा बैंक, जो कि सारे के सारे क्या है मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का सारा इंपॉर्टेंट एक प्लेस ऑक्यूपाई करता है। बिसाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक सेंट्रल बैंक क्या चाहता है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे। जो नोट इशू भी करता है वो आपका क्या है एक सेंट्रल बैंक ही करके देता है, बाकी कोई भी बैंक आपको नोट इशू नहीं करके दे सकता। ये सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो जो गाइडिंग प्रिंसिपल है सेंट्रल बैंक का वो ये है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में बात करता है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है। इंडिया में जैसे आपका क्या है रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में क्या है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में है आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो ये इनके क्या है सेंट्रल बैंक्स हैं। ऑल्दो जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक था वर्ल्ड का कब सेटअप किया गया था, 1668 में स्वीडन में। इफेक्टिव जो सेंट्रल बैंकिंग है वो कब तक आ गई थी, 1694 में, जब क्या है बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या है इस्टेब्लिश किया गया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ एनी सेंट्रल बैंक। हम लोग इसको पूरे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इनके क्या है अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है हर एक सेंट्रल बैंक की, वो डिपेंड करता है उनके काम करने के तरीके से। तो बच्चे ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं PDF फाइल के फॉर्म में। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, ये आपको लिंक्स दिए गए हैं उनके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं नई से नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स। अब इनमें क्या फ़र्क होता है। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो कि सारी की सारी मॉनेटरी और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंडक्ट करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोगों को लोन देता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला जो आपका पॉइंट है, सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव क्या होता था, पब्लिक वेलफेयर हम लोगों ने किया है। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता था, प्रॉफिट को कमाना। डी कॉक का ओपिनियन क्या था कि दैट द गाइडिंग प्रिंसिपल एक सेंट्रल बैंक का क्या होता है, शुड बी टू वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब वेलबींग सोसाइटी का ध्यान रखना। बल्कि सेंट्रल बैंक को ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं, उसको लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी चाहिए। सेकेंड है कि सेंट्रल बैंक का कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होता हम लोगों से। कोई जाता है कि अगर पैसा डिपॉजिट करवाना आप RBI में चले जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। हम सेंट्रल बैंक कभी भी
डायरेक्ट डील नहीं करता अपने कस्टमर के साथ, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, वो डील करते हैं लोगों के साथ। सेंट्रल बैंक क्या है? एक स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट के अधीन आती है। लेकिन जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और स्टेट ऑन भी हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक के पास पूरी मोनोपोली है नोट को छापने की, नोट इशू करने की, लेकिन कमर्शियल बैंक ऐसा काम नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक अपने आप को कमर्शियल बैंक के साथ में कंपेयर नहीं करते, क्योंकि जो आपका बैंकर ऑफ बैंक है वो कौन है? एक आपका सेंट्रल बैंक है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कौन है? आपका सेंट्रल बैंक ही है। फिर है सेंट्रल बैंक पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके लगता है, लेकिन कमर्शियल बैंक कुछ भी सेंट्रल बैंक को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है बच्चे कि सेंट्रल बैंक सबसे एपेक्स है, बड़ा है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? कस्टेडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखने का। जैसे अगर आपने करेंसी को इशू करवाना है, नई करेंसी लेनी है, किसी और कंट्री में जाना है, तो वो सारे काम आपका आरबीआई करके देता है। कमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक को अप्रूवल लेना पड़ता है पहले सेंट्रल बैंक से, तब वो जाके क्या है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कर सकता है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। सारी की सारी जो बैंकिंग एक्टिविटी है सरकार की वो सेंट्रल बैंक से द्वारा ही होती है। कमर्शियल बैंक एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट के काम वो भी करके देता है, लेकिन वो उसके अंडर होता है सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये पहले भी आ गया था कि कमर्शियल बैंक्स को क्या है अपना थोड़ा सा फंडिंग सेंट्रल बैंक्स में रखना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक पूरे के पूरे तरीके से क्रेडिट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये एक्ट करता है एज एन क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि जो आरबीआई है वो अनेबल करता है अपने बैंक्स को, ताकि वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक्स में वो ईजिली हो सके, टाइम कम लगे, खर्चा कम हो, तो वो होता है आपका क्लियरिंग हाउस। बाकी सारे जो बैंक्स होते हैं वो एक तरीके के सेंट्रल बैंक के अंडर ही आते हैं, एज अ बस वो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को शो करवाते हैं। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।